हेलो यूट्यूब फैमिली। गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ आकाश मुश्ताक। साथ एनक्लेक्स एकेडमी आप लोगों को ऑफर कर रही है एनक्लेक्स की प्रेपरेशन, हार्ड, टीओएच, प्रोमेट्रिक फॉर सऊदी अरेबिया, इन सब की प्रेपरेशन हम लोग साथ एनक्लेक्स एकेडमी में करवा रहे हैं। हु एवर वांट टू इनरोल वो डीएम कर सकते हैं या फिर लीव अ कमेंट इन द चैट बॉक्स। और आप लोग जो है साथ एनक्लेक्स एकेडमी का हिस्सा बन सकते हैं फॉर इजी एंड स्मूथ प्रेपरेशन फॉर एनक्लेक्स। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे। ये जो आज का सिस्टम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, कुछ लोग समझते हैं कि हमें बेसलाइन से पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन ड्यूटी करते हुए और जब हम लोग क्लिनिकल एरिया से हट के ड्यूटी कर रहे होते हैं मैनेजमेंट लेवल पे, लीडरशिप लेवल्स पे, तो अक्सर हम लोग जो है वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं हमारे, उनसे दूर हो जाते हैं, भूल जाते हैं उनको। सो ये क्लास इसीलिए डिज़ाइन की गई है कि आप लोगों को एक रिव्यू जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का दोबारा से आप लोग लें, और जब आप लोग डिसऑर्डर्स पढ़ें तो फिर आपके लिए वो जो है बहुत ही एक स्मूथ चीज़ हो जाएगी आपके लिए कि आपकी बेस बनी हुई है और आपको डिसऑर्डर्स सही से क्रैक करने आ रहे हैं, और आपका इससे जो ओवरऑल क्रिटिकल थिंकिंग है इनफ्लक्स के क्वेश्चंस को करने के लिए वो भी बेहतर होती है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम कि आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ द हार्ट, ब्लड फ्लो, हार्ट का ब्लड फ्लो कैसे मूव करता है। और नेक्स्ट इज कार्डिक कंडक्शन सिस्टम पढ़ेंगे। आर्टरीज एंड वेन्स में डिफरेंस, कोरोनरी आर्टरीज के बारे में पढ़ेंगे। हाउ टू डू कार्डिक ऑस्कल्टेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसी के अंदर हम लोग आज जो है फीटल सर्कुलेशन भी पढ़ेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि फीटल सर्कुलेशन आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एनाटॉमी में क्यों पढ़ा रहे हैं। ये इसलिए कि जब हम सर्कुलेशन भी पढ़ रहे हैं तो बच्चों में कैसे सर्कुलेशन, फीटस में कैसे सर्कुलेशन होती है उसको भी पढ़ें, क्योंकि इसी के अंदर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कि फीटल जो कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स हैं उनको भी कवर करेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग इसका बेस बनाते हुए आगे स्टेप वाइज चलते जाएं। और इसी के साथ हम लोग कार्डिक मार्कर्स को भी पढ़ेंगे, और इसी के साथ एनफ्लेक्स टिप्स जो हैं आज के लेक्चर के हवाले से उनको भी कवर करेंगे। सो मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव हार्ट एनाटॉमी। सो एज यू ऑल नो, हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन, मीडियस्टनम के अंदर होता है और ये हमारी एक मुट्ठी के साइज के जितना होता है। सो हार्ट के होते हैं 4 चैम्बर्स। सो हार्ट को आपने हमेशा देखना है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, सो टॉप इज द बेस एंड द down part is the apex. So we have 4 chambers. The flow is always like this, from the right atrium to the right ventricle, then to the left atrium, and then to the then to the left atrium and then to the left ventricle. So इस तरह से इसका फ्लो चलेगा जी। ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है सबसे थिकेस्ट चैम्बर होता है। क्यों थिकेस्ट होता है? क्योंकि इसने पूरी बॉडी को ब्लड जो है पुश करना होता है, टिश्यूज तक न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन पहुंचाने होते हैं और उनको परफ्यूज करना होता है। सो हियर वी आर क्लियर, क्योंकि ये चैम्बर्स हमें इसलिए इसके बारे में पता होना चाहिए कि आगे चल के हमें इसी में पढ़ना है कि सेप्टम की इस तरफ कौन से डिसऑर्डर्स हैं। और सेप्टम इज द मिडल लाइन। ओके, दिस वन इज द सेप्टम। सेप्टम इज द मिडल लाइन, जिसकी इस तरफ राइट वेंट्रिकुलर और राइट एट्रियम है, और उस तरफ जो है राइट लेफ्ट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट एट्रियम है। सो मूविंग फॉरवर्ड, हार्ट वॉल्स जो है हमारे पास, जिस तरह हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं उसी तरह 4 वॉल्स भी होते हैं, जो उन्हीं चैम्बर्स के आप लोग कह सकते हैं कि एक तरह से गेट है। सो वी हैव ट्राइकस्पिड वॉल, पल्मोनरी वॉल, मिट्रल वॉल एंड aortic वॉल। ऑलवेज रिमेंबर, मिट्रल वॉल जो है इज द ओनली bicuspid वॉल, मींस इट हैज 2 लीव्स। ऑल अदर वॉल्स जो है उनके 3 लीव्स होते हैं, और सिर्फ बाइकस्पिड वॉल के 2 वॉल होते हैं, 2 लीव्स होते हैं। ठीक है जी। सो यहाँ पे आपके लिए याद आप कैसे इसको रख सकते हैं कि इसका फ्लो कैसे होता है, या पहले कौन सा वॉल्व आता है जब हार्ट का ब्लड फ्लो हो रहा होता है। तो सबसे पहले आता है जी ट्राइकस्पिड एंड पल्मोनरी, देन कम्स द मिट्रल एंड आयोटिक। इसको फर्दर जो क्लास होगी, जो डिसऑर्डर्स आएंगे, तो मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा कि पहले कौन सा आता है। पहले ऑब्वियसली राइट एट्रियम के बाद जब राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड नहीं जाना होता है तो ट्राइकस्पिड विल ओपन, देन द पल्मोनरी वॉल विल ओपन एंड द ब्लड विल बी मूव टू द लंग्स। फिर लंग्स से जब ब्लड आएगा और वो जो राइट एट्रियम के अंदर आएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आएगा, देन द मिट्रल वॉल विल ओपन। मिट्रल वॉल जब ओपन होगा तो ब्लड विल कम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से जब आयोटिक वॉल ओपन होता है तो ब्लड विल गो टू द बॉडी, और
परफ्यूजन के लिए पूरी बॉडी को ब्लड चला जाएगा। ठीक है, वॉल्व्स जो हैं ये इंश्योर करते हैं वन वे फ्लो। देखिए अगर वन वे फ्लो ना हो तो राइट एट्रियम लेफ्ट में जा रहा है, लेफ्ट राइट में जा रहा है, सो ऑक्सीजनेशन का कुछ, परफ्यूजन का कुछ भी फिर रह नहीं जाएगा। अगर आपका ब्लड फ्लो वन वे नहीं रहता तो देर आर मेनी इश्यूज। ब्लड पूल होगा, एम्बोलाई बनेगा, ट्रैवल करेगा और मल्टीपल डिसऑर्डर्स होंगी। सो ये जो सिस्टम खुदा ने बनाया हुआ है इट्स वेरी बेस्ट कि वन वे वॉल्व की मूवमेंट होती है, वन वे ब्लड फ्लो की मूवमेंट होती है। कार्डियक ऑस्कल्टेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम एनक्लेक्स पढ़ते हैं तो कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे हर प्रोसीजर पे हमें पेशेंट को टीच करना पड़ जाता है। जैसे आईवी कैनुलेशन भी कर रहे हैं तो क्वेश्चन आ सकता है कि आपका पेशेंट आपसे ये चीज़ पूछ रहा है, हाउ विल यू प्रोसीड। क्या आप पहले स्वैब से उसको एंटीसेप्टिक स्वैब से उसको रब करेंगे, देन टॉर्निकेट कहाँ बांधेंगे, ये सारी चीज़ें आप पेशेंट को टीच कर रहे होगे, ऐसा सिनेरियो आ सकता है। सो आप अगर ऑस्कल्टेशन करने जाते हो और आपका पेशेंट आपसे पूछ लेता है कैसे आप परफॉर्म करोगे, कहाँ कहाँ पे आप रख रहे हो, तो ऑस्कल्टेशन करने के लिए मैंने एक लाइव क्लास के अंदर क्वेश्चन लिया था कि आप जब ऑस्कल्टेशन करते हो, कार्डिक ऑस्कल्टेशन करते हो, तो आप बेल को यूज़ करते हो या डायफ्राम को यूज़ करते हो। सो द आंसर, लोगों ने बहुत सारों ने कहा कि जी हम बेल का यूज़ करते हैं। नो, जब आप नॉर्मली हार्ट को सुन रहे हो तो फॉर S1 एंड S2, तो आपको जब नॉर्मल साउंड सुनाई देते हैं तो आपने डायफ्राम का यूज़ करना है। व्हेन यू सस्पेक्ट कि पेशेंट को कोई S3 यानी कि कोई एडवेंटिशियस साउंड है, कोई मरमर है, देन यू यूज़ द बेल। फिर आप बेल का यूज़ करते हो जिससे आप वो जो बहुत लो पिच साउंड्स भी होते हैं वो भी क्लियरली सुनाई देते हैं। सो आप आयोटिक वॉल्व के लिए सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस को सुनते हो, राइट स्टर्नल बॉर्डर, एंड फॉर पल्मोनिक वॉल के लिए सेकंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस को देखते हो लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे। Arb's point is the best point to listen to apical heart rate. No, sorry. Arb's point थर्ड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस पे होता है और S1 एंड S2 को सुनने के लिए बेस्ट होता है। एंड नेक्स्ट इज ट्राइकस्पिड, फोर्थ एंड फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे होता है लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे। इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं पॉइंट्स के साथ बताया गया 1 2 3 4। ओके, सो मिट्रल इज द फिफ्थ एंड लास्ट एंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस पे होता है। ठीक है, और ये एपिकल पल्स को सुनने के लिए बेस्ट पॉइंट होता है यहाँ पे एट द एपेक्स ऑफ द हार्ट। सो हम लोग फॉर्मूला क्या यूज़ कर सकते हैं, एक नमोनिक कह लें, एप टू मैन। ठीक है, एप से ए से बन गया आयोटिक, पी से पल्मोनिक, ई से ऑब्स पॉइंट, एंड देन टू ट्राइकस्पिड, एंड फ्रॉम टू का टी हो गया ट्राइकस्पिड, एंड मैन का एम हो गया मिट्रल। अगर ये आपको मुश्किल लग रहा है आप लोग यूज़ कर सकते हैं ऑल पीपल एंजॉय टाइम मैगजीन। हाउस इट, ये आई थिंक ज़्यादा थोड़ा सा इजी लग रहा है। तो अगर आप ये याद करना चाहते हैं या एप टू मैन याद करना चाहते हैं, अप टू यू। हार्ट के कौन से साउंड होते हैं, नॉर्मली S1 लूप साउंड सुनने को मिलता है जब AV वॉल्स क्लोज होते हैं, और डोप साउंड कब हमें सुनने को मिलता है जब सेमी ल्यूनर वॉल्स क्लोज होते हैं। की पॉइंट यहाँ पे ये है कि एपेक्स जो है, एपेक्स आपको मैंने पहले भी बताया था इज द बॉटम पार्ट ऑफ द हार्ट, वहाँ पे मिट्रल एरिया होता है और मिट्रल एरिया एपिकल पल्स सुनने के लिए बेस्ट है। मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास लेयर्स ऑफ द हार्ट आ गई हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमने ये सारी चीज़ें मास्टर की हुई हैं, हमें ये सब दोबारा से पढ़ने की क्यों ज़रूरत है। और मैं खुद भी जब एनक्लेक्स की तैयारी कर रहा था, या जो मेरे जो मेंटोर्स हैं उन्होंने भी जब मुझे कुछ चीज़ें बताई तो उन्होंने भी यही कहा कि आप हमेशा किसी भी कॉन्सेप्ट, किसी भी सिस्टम को बेस से पढ़ना दोबारा से शुरू करो, एक रिव्यू लाजमी दो। आप कोई भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स खोल के देखते हैं तो उनमें यही आपको नज़र आ रहा होगा कि ऑलवेज इट इज रिटन एनक्लेक्स रिव्यू। ओके, आपने रिव्यू करते हुए चलना है हर चीज़ को, ना कि आपने ये कहना है कि जी हमें तो सब कुछ आता है। यहाँ पे आप फिर चीज़ों को मिस करते जाएंगे, यहाँ पे फिर आप चीज़ों को थोड़ा सा मिस करेंगे। सो करना ये है कि हमने हर चीज़ का रिव्यू करना है, लेकिन एनक्लेक्स स्पेसिफिक। ये नहीं है कि एनक्लेक्स से बाहर चल के ये जितनी भी स्लाइड्स हैं, ये जितना भी लेक्चर है, ये जितनी भी अनाटॉमी आपको बताई जा रही है, ये एनक्लेक्स स्पेसिफिक होगी, उससे बाहर कुछ नहीं होगा। यानी कि बहुत एक्स्ट्रा भी नहीं है, लेकिन एक बेस लाइन से चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है। सो एंडोकार्डियम इज द इनर लाइनिंग ऑफ द हार्ट, उसी के अंदर हार्ट के वॉल्व भी आ जाते हैं और उसी के अंदर इनर लाइनिंग भी आ जाती है। स्मूथ सरफेस होता है
और ये ऐसा एक मैकेनिज्म है जिसमें क्लॉट बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर डिसऑर्डर आ गया देन क्लॉट बनने के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। मायोकार्डियम हार्ट की मस्कुलर लेयर है, पंपिंग लेयर है हार्ट की, और थिकेस्ट हो जाती है लेफ्ट वेंट्रिकल पे। नेक्स्ट इज एपिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम, आउटर लेयर ऑफ द हार्ट वॉल है। ठीक है जी, आउटर लेयर ऑफ द हार्ट वॉल है लेकिन इनर है। उसके आगे आता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, फिर उसके बाद आती है पेराइटल पेरिकार्डियम। सो बाहर में दो लेयर्स हैं, विसरल इज ऑलवेज यूज्ड फॉर इंटरनल ऑर्गन्स एंड पेराइटल फॉर आउटर। सो पेराइटल इज द आउटर सैक एंड विसरल इज द अटैच्ड टू द हार्ट एपिकार्डियम, राइट। सो नेक्स्ट इज के पेरिकार्डियल फ्लूइड कितना होता है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछने में आ जाता है। कोई आपसे पूछ सकता है, किसी इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं, एंथ्रेक्स में भी पूछा जा सकता है। तो नॉर्मल पेरिकार्डियल फ्लूइड इज 15 to 50 ml इज नॉर्मल। अगर ये पेरिकार्डियल फ्लूइड इंक्रीज करता है, इधर ब्लड है या फ्लूइड है, तो फिर क्या होगा जी, कार्डिक टेम्पोनेट होगा, आपका हार्ट ऐसे गुब्बारे की तरह फूलने लगेगा और पंप नहीं कर पाएगा सही से, कार्डिक आउटपुट नहीं बना पाएगा, जिसकी वजह से ऑब्वियसली योर पेशेंट विल गो इनटू कार्डियोजेनिक शॉक एंड सडन डेथ भी अकर हो सकती है पेशेंट की। ठीक है। जब पेरिकार्डियल फ्लूइड ज़्यादा होता है तो फ्रिक्शन जो है पेशेंट को जो है फ्रिक्शन रब सुनने फील होता है, जिसकी वजह से उसको पेन भी होती है, और वो फ्रिक्शन रब आप ऑस्कल्टेशन पे सुन भी सकते हो जब हार्ट की मूवमेंट हो रही होती है। तो आगे चलेंगे जी। कार्डिक कंडक्शन सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आगे जो ईसीजी क्लिनिक पे क्लास मिलने वाली है, ठीक है, ईसीजी क्लिनिक से मेरा आगे है कि उसके बारे में हम सब ईसीजी में पढ़ेंगे उस लेक्चर के बारे में। सो उसमें ये कंडक्शन सिस्टम की बेस आपकी बहुत काम आएगी। सो मैंने बताया था शुरू में कि हार्ट को जब आप पढ़ते हैं तो टॉप टू बॉटम पढ़ना है। सो टॉप टॉप पे हमारे पास सबसे पहले क्या आ रहे हैं, एस ए नोड। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया जाता है ये इंटरव्यूज़ के अंदर, जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके अंदर के, विच इज़ द नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट। सो SA node is the natural and primary pacemaker of the heart। इसका रेट कितने जनरेट पे बीट्स को जनरेट करता है, पल्स को जनरेट करता है 60 to 100 बीट्स पर मिनट। ठीक है, लोकेटेड कहाँ पे होता है जी, राइट एट्रियम के ऊपर। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे, यहाँ से राइट एट्रियम है, यहाँ से राइट वेंट्रिकल है, यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम है, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है जी। एवी नेक्स्ट इज एवी नोड। सो एवी नोड है तो वो उसके बाद काम में आता है, यहाँ पे उसी के बिल्कुल नीचे राइट एट्रियम के एंड पे और राइट वेंट्रिकल के जंक्शन पे हमें एवी नोड मिलता है। ये इम्पल्स को डिले करता है। नाउ द क्वेश्चन इज, ये क्यों लिखा हुआ कि ये डिले करता है। इसका जो डिले होता है सेकंड्स के अंदर होता है, और वो इसलिए होता है कि जो वेंट्रिकल्स हैं हार्ट से फिल हो जाए। क्योंकि अगर वेंट्रिकल्स के फिल होने से पहले आपका सिस्टोल कंप्लीट हो गया और आपके हार्ट ने ब्लड इजेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, ब्लड तो आया नहीं वेंट्रिकल के अंदर, इजेक्शन हो गई और कार्डिक आउटपुट बॉडी को नहीं मिला, सिंकपी हो सकती है, सडन कार्डिक डेथ हो सकती है। सो ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है कि एवी नॉट इम्पल्स को डिले करता है, और 40 to 60 बीट्स पर मिनट तक इसका रेट होता है, जनरेट करता है। नेक्स्ट इज बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस इज राइट देयर डाउन टू एवी नोड, और ये आगे डिवाइड हो जाता है राइट बंडल और लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। राइट बंडल ब्रांच में और लेफ्ट बंडल ब्रांच में अगर इसमें कुछ इशू आ रहा हो कंडक्शन में, तो आपको आरबीबी राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो सकता है, या फिर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, ये आगे के इम्पल्स को कैरी करता है। फिर हमारे पास पुरकेंजी फाइबर्स हैं। ये फाइबर्स जो हैं आपके वेंट्रिकल्स के ऊपर ऐसे जो है एक क्राउन के जैसे लगे होते हैं। जब इम्पल्स डाउन फ्रॉम SA नोड टू AV नोड टू बंडल ऑफ हिस आती है, फर्दर ये लोग उसको स्प्रेड करते हैं वेंट्रिकल्स के ऊपर। इनका जो सॉरी इनका जो रेट होता है वो 20 to 40 बीट्स पर मिनट होता है। सो नॉर्मली 40 to 60 बीट्स पर मिनट पे जब होता है एपी नोड पे, तो आपके पेशेंट को कोई ना कोई हार्ट ब्लॉक चल रहा होता है। वहाँ पे आपको इधर टेम्परेरी पेस मेकर, या फिर जब फिजिबल हो तो आपको परमानेंट पेस मेकर की तरफ जाना पड़ता है। पेस मेकर ये है कि आपको फिर सर्जरी के जरिए आपके पेशेंट को लगाया जाता है। ठीक है जी। ऐसे नोड क्या है, मेन पेस मेकर है, और इलेक्ट्रिकल फ्लो हमेशा टॉप टू बॉटम चलता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। चलिए, ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट, अगेन टॉप टू बॉटम जाएंगे। हमारी सबसे बड़ी वेन बॉडी के अंदर क्या होती है, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, राइट।
सो सुपीरियर वेना केवा से ही हम लोग राइट एट्रियम के अंदर ही सीयूपी डाल के जो है सीयूपी चेक करते हैं। हमारा फ्लूइड बैलेंस हमें पता चलता है किस तरह से है। बॉडी है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ब्लू कलर के अंदर दिखाया गया है, वो इंफीरियर वेना केवा सुपीरियर वेना केवा से ब्लड को राइट एट्रियम तक पहुंचाती है। देन राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व खुलता है और राइट वेंट्रिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है। देन वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी जो चला जाता है लंग्स के अंदर। लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी से देखिए यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पहली दफ़ा आर्टरी के अंदर जा रहा है। सो बॉडी के अंदर दो ही ऐसी आर्टरीज हैं जिनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इस दूसरी के बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन पहली हो गई पल्मोनरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी से दोनों तरफ लंग्स में चला जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वहाँ से फिर परफ्यूज होके गैस एक्सचेंज होके फिर वही जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है पल्मोनरी वेन के अंदर आता है। ये एक वाहिद वेन है, सेकंड वेन है, दो वेन्स है ऐसी जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। देन दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स टू लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है, और लेफ्ट एट्रियम से जब बाइकस्पिड वाल्व खुलता है तो वो जो ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। नेक्स्ट इज लेफ्ट वेंट्रिकल से जब आयोटिक वाल्व खुलता है देन इट गोज टू द बिगेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी आयोटा। आयोटा फिर पूरी बॉडी को जो है ब्लड सप्लाई करता है एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पूरी बॉडी में परफ्यूज हो जाता है। ठीक है जी, इट वाज इजी, आप लोगों ने बहुत दफ़ा पढ़ा होगा, यहाँ पे तो कुछ कंफ्यूजिंग है ही नहीं है। सो आगे चलते हैं। कोरोनरी आर्टरीज, ब्लड, हार्ट जो है पूरे बॉडी को परफ्यूज कर रहा है लेकिन उसकी अपनी परफ्यूजन का क्या। सो द मैकेनिज्म इज कि हार्ट के उसके ऊपर जो है उसकी अपनी कोरोनरी आर्टरीज होती है जिनको कोरोनरी आर्टरीज बोला जाता है। ठीक है, वो क्या करती हैं, सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द मायोकार्डियम ड्यूरिंग डायस्टोल। डायस्टोल के दौरान ये खुद को जो है परफ्यूज करती हैं, कोरोनरी आर्टरीज हार्ट के मसल्स को परफ्यूज करती हैं। सो वी हैव हियर मेन कोरोनरी आर्टरीज के बारे में पढ़ेंगे। राइट कोरोनरी आर्टरी है जो कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है, और एसए नोड और एवी नोड को भी सप्लाई करती है। अगर राइट कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोई ऑक्लूजन है, कोई ब्लॉकेज है, तो आपकी कंडक्शन, आपके आपके कंडक्शन में प्रॉब्लम होगी और एरिथमियाज भी जनरेट होंगे। नाउ आपको समझ लग रही होगी कि हमें ये एक बेस क्लास लेने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि देखिए अब हम राइट कोरोनरी आर्टरी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि अगर वो एसए नोड और एवी नोड को भी परफ्यूज कर रही है तो वहाँ से फिर एरिथमिया जनरेट होते हैं अगर वहाँ का एमआई है। नेक्स्ट इज राइट कोरोनरी आर्टरी में एमआई अफेक्ट्स है इंफीरियर वॉल एमआई क्लोज होता है जब यहाँ पे ब्लॉकेज होती है, ब्रेडिकार्डिया होगा, हाइपोटेंशन होगा, पॉसिबल इट इज़ अ हार्ट अटैक। तो नेक्स्ट इज वी हैव लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी डिवाइड हो जाती है लेफ्ट असेंडिंग इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में, और उसके अलावा लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में चेंज हो जाती है। सो नाउ विल कम विद द मोस्ट लीथल एमआई, सीवियर एल्वे डिस्फंक्शन हो जाता है क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल इज द थिकेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द हार्ट जिसने पूरी बॉडी को सप्लाई करना होता है। जब वहाँ पे ही परफ्यूजन नहीं हो रही तो वो सबसे ज़्यादा लीथल एमआई कहा जाता है। विडो मेकर का वर्ड यूज़ किया जाता है इसके लिए। ठीक है जी, इसी के साथ लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी लेटरल साइड्स ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल को परफ्यूज करती है। इसके अंदर जब ओक्लूजन होती है दिस वन, इसके अंदर जब ओक्लूजन होती है तो क्या होता है, लेटरल वॉल का एमआई होता है। सो एनक्लेक्स के हाई यील्ड पॉइंट्स क्या है यहाँ पे, एलएडी मोस्ट डेंजरस ब्लॉकेज, आरसीए इंफीरियर एमआई एंड रिदम प्रॉब्लम्स कॉज करता है, एंड लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स जो है लेटरल एमआई कॉज करता है। कोरोनरी आर्टरी की फिलिंग जो होती है ड्यूरिंग डायस्टोल होती है, एज आई टोल्ड यू बिफोर। सो एनक्लेक्स के अंदर ऑलवेज एमआई के पेशेंट्स में, एमआई के डिसऑर्डर्स में, कार्डियो के डिसऑर्डर्स में जो अर्जेंट इमरजेंसी है उनके अंदर आपने याद रखना है कि हार्ट मसल्स डिपेंड ओनली ऑन कोरोनरी आर्टरी फॉर ऑक्सीजन। योर मसल इज टाइम इज मसल, ओके। सो आपने कम अज कम टाइम के अंदर पेशेंट को पीसीआई के लिए पहुंचाना है इफ़ ही इज़ एलिजिबल। ठीक है, एलिजिबल कैसे कह सकते हैं कि उसको वाकई में अगर एमआई हो रहा है, एसटी चेंजेस है, ट्रॉपाई लेवल्स आर रेज्ड, तो फिर वो पीसीआई के लिए कंसिडरेबल है। सो वो बाद में आपका फिजिशियन ही डिसाइड करेगा, लेकिन आपने टाइम को जितना बचा सके बचाना है। डिफरेंट आर्टरी इज इक्वल टू डिफरेंट एमआई लोकेशन एंड ईसीजी चेंजेस।
ये आप सबको डिटेल में मैं ईसीजी क्लिनिक में ज़रूर समझाऊंगा कि कौन सी आर्टरी के अंदर इशू होता है, कौन सा एमआई होता है और ईसीजी पे कौन कौन सी आपने न्यूज़ देखनी है। सो कीप इन टच। जो मेरा चैनल है इसकी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि कंटेंट इससे ज़्यादा आज हम कार्डियोवास्कुलर पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे सभी सिस्टम्स मस्कुलोस्केलेटल और न्यूरोलॉजिकल सारे सिस्टम्स हम लोग कवर करेंगे इसमें। सो आप लोगों की भी हेल्प होगी और दूसरों की भी हेल्प होगी। सो मूविंग फॉरवर्ड। सो नेक्स्ट वी हैव इज कार्डिक मार्कर्स। कार्डिक मार्कर्स हमें जो स्पेसिफिकली पढ़ने हैं कार्डियोवास्कुलर पे वो है ट्रोपोनिन आई और टी। सो कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो दोनों भी दे सकता है, ट्रोपोनिन आई इंक्रीज होगा या टी इंक्रीज होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एम आई में दोनों ही इंक्रीज होते हैं, ठीक है। एम आई स्पेसिफिक होते हैं ये मार्कर्स और राइज करते हैं 3 to 6 आवर्स में। एम आई के लिए सबसे स्पेसिफिक है और पीक करते हैं 12 to 24 आवर्स में और एलिवेट रहते हैं 7 to 10 डेज में। सीकेएमबी क्रिएटिनिन काइनेज जो है राइज होता है 4 to 6 आवर्स में, नॉर्मल हो जाता है 2 to 3 डेज में और ये यूजफुल होता है रीइंफॉक्शन के लिए। नेक्स्ट इज मायोग्लोबिन। कार्डिक स्पेसिफिक नहीं है, मसल इंजरी जब भी होगी तो मायोग्लोबिन रिलीज होगा और ये 1 से 3 घंटे तक राइज होता है। अर्लियर साइन होता है मसल इंजरी का बॉडी में। सो दिस वाज ऑल अबाउट कार्डिक मार्कर्स। इसके अलावा बीएनपी के ऊपर भी बात करते हैं। वो कार्डिक मार्कर नहीं है, लेकिन बीएनपी एक प्रोटीन रिलीज होता है जब आपके कार्डिक मसल्स जो है स्ट्रेच होते हैं ड्यू टू हार्ट फेलियर, ड्यू टू फ्लूइड ओवरलोड, ठीक है। तो वो उसको इंडिकेट करता है। लेस देन 100 बीएनपी इज नॉर्मल, मोर देन 400 इज हार्ट फेलियर एंड मोर देन 900 इज सीवियर हार्ट फेलियर। सो बीएनपी को भी हम ध्यान में रखेंगे क्योंकि आगे डिसऑर्डर्स आएंगे जिनमें बीएनपी भी डिस्कस होगा। नेक्स्ट इज कार्डिक डायग्नोस्टिक्स में आ जाता है हमारे पास ईसीजी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं ड्रग्स की तरफ से कि पेशेंट आपसे पूछ रहा होता है कि आप मेरे ऊपर कौन सा प्रोसीजर कर रहे हो, कैसे कैसे करोगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि कौन सा प्रोसीजर किस लिए है और कैसे परफॉर्म किया जाता है। ईसीजी में हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखते हैं और डिटेक्ट करते हैं इरिथमियाज को, एमआई चेंजेस को, कार्डिक मॉनिटरिंग करते हैं। सेम ही है ईसीजी की तरह। एकोकार्डियोग्राम है, हार्ट का अल्ट्रासाउंड है, स्ट्रक्चर्स को दिखाता है, वॉल्स के बारे में बताता है, मेट्रल स्टेनोसिस, रीवेजिटेशन, वॉल्स के डिसऑर्डर्स के बारे में बताता है और ईएफ के बारे में बताता है कि हार्ट की पंपिंग जो पावर है वो कितनी है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज स्ट्रेस टेस्ट। जैसे कि आप लोग भी जिम में जाते होंगे, ट्रेडमिल का आपको पता होगा। इसी तरह जो हमारी कार्डिक सेटअप होते हैं उनके अंदर ट्रेडमिल होती है जिसके ऊपर स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है और पेशेंट को देखा जाता है इधर एक्सरसाइज से या मेडिसिन दे के कि उसका हार्ट उस स्ट्रेस को लेता है कि नहीं। एग्जर्शनल उसको एंजाइना अगर होगी ड्यूरिंग टेस्ट तो पता चल जाएगा कि पेशेंट को कोरोनरी आर्टरी डिजीज है या इस्कीमिया है हार्ट का, ठीक है जी। कार्डियक कैथेटराइजेशन जो है वो इन्वेजिव टेस्ट है आपका, आपकी रेडियल आर्टरी या फेमोरल आर्टरी को यूज़ करते हुए एक जो प्रोब है उसको गुजारा जाएगा आपके हार्ट तक, आपकी कोरोनरी आर्टरीज को देखा जाएगा उसके अंदर और आइडेंटिफाई किया जाएगा ब्लॉकेज को। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है। उसके अलावा जब एमआई आपका डायग्नोज हो गया तो पीसीए करने के लिए भी सेम चीज़ यूज़ होती है। चेस्ट एक्सरे हमें बताएगा हार्ट का साइज़, फ्लूइड के बारे में, पल्मोनरी कंजेशन के बारे में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें एक्सरे में नजर आ जाएगी। नेक्स्ट इज नॉर्मल हीमोडायनामिक्स। जब नॉर्मल हीमोडायनामिक्स में कुछ भी चेंज हो तो आपका ब्रेन, किडनीज, हार्ट तीनों चीज़ें अफेक्ट होती हैं। Heart rate should be 60 to 100, blood pressure 120/80। कार्डिक आउटपुट इज इम्पोर्टेंट, ये आपको बताना है 4 to 8 लीटर होता है। इजेक्शन फ्रैक्शन जो है 55 to 70% होता है। इफ इट इज़ लेस देन 40 तो ये आपका हार्ट फेलियर जो है आपका हार्ट फेलियर होगा अगर ये 40 से कम होगा। सीवीपी मोस्ट कंफ्यूजिंग कंट्रोवर्शियल है क्योंकि कुछ एनेस्थेटिस्ट अपनी जो बात। सो नेक्स्ट हमारे पास है जी कार्डिक मार्कर्स। कार्डिक मार्कर्स में हमने प्रोपाई को देखना है, सीकेएमबी और मायोग्लोबिन को। ये कार्डिक स्पेसिफिक होते हैं, ट्रोपाई और ट्रोप टी मोस्ट स्पेसिफिक होते हैं एमआई के लिए। राइज करते हैं 3 to 6 आवर्स के अंदर, पीक करते हैं 12 to 24 आवर्स के अंदर और एलिवेटेड रहते हैं 7 से 10 दिन तक।
सीकेएमबी क्रिएटिनिन काइनेज जो है राइज करता है 4 to 6 आवर्स के अंदर, और नॉर्मल हो जाता है 2 से 3 दिन के अंदर। ये री इन्फॉक्शन को देखने के ज़्यादा काम आता है। मायोग्लोबिन जो है वो कार्डिक स्पेसिफिक नहीं है, कहीं भी बॉडी में इंजरी होगी, मसल इंजरी होगी, तो वहाँ पे आपको मायोग्लोबिन जो है रेज नज़र आएगा 1 से 3 घंटे के अंदर। तो ट्रोपोनिन जो है वो एमआई के लिए सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक है, और उसमें भी ट्रोपाई। सो नेक्स्ट इज वी हैव कार्डिक डायग्नोस्टिक्स। आपको हमेशा याद रखना है कि एंथ्रेक्स के अंदर आपको किसी भी प्रोसीजर पर क्वेश्चन आ सकता है कि इस प्रोसीजर की डिटेल, इस प्रोसीजर को आप कैसे करेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कैसे कैसे परफॉर्म किया जाता है। क्योंकि अक्सर क्वेश्चन ये हो सकता है कि पेशेंट आपसे पूछ रहा है, आप पेशेंट को एजुकेट कर रहे हो, ठीक है। तो ईसीजी क्या है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखते हैं हार्ट की, ठीक है, एरिथमियास को सस्पेक्ट करते हैं, एमआई चेंजेस को देखते हैं इसमें। एकोकार्डियोग्राम में आप देखते हैं ये हार्ट का अल्ट्रासाउंड कह लें, इसको स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, वॉल्व्स के डिसऑर्डर्स को देखते हैं, और इजेक्शन फ्रैक्शन पावर, पंपिंग पावर को देखते हैं आप हार्ट की। स्ट्रेस टेस्ट के अंदर क्या होता है कि एक ट्रेडमिल होती है, उसके ऊपर पेशेंट भागता है और उसमें मेड्स दी जाती हैं पेशेंट को, या फिर मेड्स के बगैर भी देखा जाता है कि उस पेशेंट को एक्सर्शनल एंजाइना, चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट हो रहा है कि नहीं। तो इस्कीमिया को देखा जाता है और सीएडी को देखा जाता है स्ट्रेस टेस्ट के ज़रिए। कार्डिक कैथेटराइजेशन जो है उसके अंदर जो है आपकी रेडियल अप्रोच या फेमोरल अप्रोच से एक शीट के ज़रिए आपके प्रोब के ज़रिए आपके हार्ट तक जाया जाता है। कोरोनरी आर्टरीज को देखा जाता है और आइडेंटिफाई ब्लॉकेजेस, ठीक है, ब्लॉकेज ऑब्स्ट्रक्शंस को देखा जाता है, और ये सीएडी के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के लिए। और अगर एमआई डायग्नोज हो गया, सॉरी, तो फिर भी उसके पीसीए करने के लिए भी सेम टेक्निक यूज़ होती है। चेस्ट एक्सरे में आपका हार्ट का साइज देखा जाएगा, और फिर फ्लूइड और पल्मोनरी कंजेशन को देखा जाएगा। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और भी टेस्ट है जिसको होल्टर मॉनिटरिंग बोलते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि एक पेशेंट के चेस्ट को इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाते हैं, और एक मशीन होती है छोटी सी, वो पेशेंट को पहनने के लिए कहा जाता है फॉर 24 आवर्स। उसके अंदर 24 आवर्स की ईसीजी स्ट्रिप रिदम को जो है उसको नोट डाउन किया जाता है, और जो आपका कंसल्टेंट है, जो सर्जन है, वो उसको देखता है कि कहाँ पे रिदम चेंज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्मल हीमोडायनामिक्स। हार्ट रेट 60 to 100 नॉर्मल है। जब नॉर्मल हीमोडायनामिक्स के अंदर चेंजेस आते हैं तो सबसे पहले आपका ब्रेन एंड किडनीज अफेक्ट होते हैं। सो ब्लड प्रेशर 120 to 80, कार्डिक आउटपुट इंपॉर्टेंट 4 to 8 लीटर पर मिनट होना चाहिए। इजेक्शन फ्रैक्शन 55 to 70% नॉर्मल हार्ट की होती है। अगर ये 40% से कम है तो हार्ट फेलियर है। और आपने पॉइंट्स को हमेशा, नर्सिंग इंटरवेंशंस को, साइन एंड सिम्टम्स को हमेशा ज़रूर गौर से एक नोटबुक लेके बैठा करें। जब लेक्चर सुनते हैं उसमें नोट डाउन किया करें कि इस डिसऑर्डर में हमने ये पॉइंट्स पढ़े थे। सो हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, कोल्ड क्लैमिंग स्किन, वीक पल्सेस, डिक्रीज यूरिन आउटपुट एंड कन्फ्यूजन, ये सब कुछ जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिक्रीज कार्डिक आउटपुट। एमआई में भी देखने को मिलेगा, हार्ट फेलियर में भी देखने को मिलेगा, कार्डिक टेम्पोनेट में भी आपको देखने को मिलेगा। सो नॉर्मल हीमोडायनामिक्स आपने नर्स की जो जिम्मेदारी है कि उसको स्टेबल रखें, ठीक है। नेक्स्ट इज फीटल सर्कुलेशन। हमारा फीटल सर्कुलेशन का ये वाला टॉपिक बेस बनाएगा हमारी कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स के लिए। सो जो फीटस है उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की डिलीवरी कहाँ से हो रही होती है, वो तो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर, अपने यूट्रस के अंदर। सो उसमें क्या होता है कि फीटस के जो लंग्स हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं, फ्लूइड से भरे होते हैं। तो उन लंग्स को और लीवर को बाईपास किया जाता है, बाईपास करता है, जो सिस्टम बना हुआ है वो बाईपास करता है, और कुछ शंट्स के ज़रिए से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको पूरी बॉडी के अंदर, बच्चे की बॉडी के अंदर सर्कुलेशन हो रही होती है। उन शंट्स के नाम मैंने आपको ऊपर बताया था कि दो ही वेन्स हैं पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। फर्स्ट इज पल्मोनरी वेन एंड सेकंड इज उम्बिलिकल वेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेसेंटा से उम्बिलिकल वेन निकल रही है, एक उम्बिलिकल वेन होती है और दो उम्बिलिकल आर्टरीज होती है। उम्बिलिकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और यहाँ पे है डक्टस वेनोसिस। डक्टस वेनोसिस यहाँ से बाईपास होगा लिवर से, और ये क्या करेगा, सीधा आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इंफीरियर वेना केवा में लेके जाएगा। इंफीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम के अंदर, देन टू राइट वेंट्रिकुलर, देन टू लेफ्ट एट्रियम।
ठीक है जी। और ये सारा कुछ होगा फोरामेन अवेल, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में एक ओपनिंग है, उसको फोरामेन अवेल बोलते हैं, जो कि यहाँ से बाईपास करवाएगा पल्मोनरी सर्कुलेशन को। नेक्स्ट देखते हैं जी, डक्टस आर्टरियोसिस है हमारे पास, जो कि नेक्स्ट हमारा शंट है, और ये बाईपास करवाता है ब्लड को लंग से बाईपास करवाता है और सीधा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आयोटा में डाल देता है। तो इसका ब्लड फ्लो को हम देख लेते हैं जी। प्लेसेंटा से अम्बिलिकल वेन में जाएगा, डक्टस वेनोसिस में जाएगा, ठीक है। अम्बिलिकल वेन, डक्टस वेनोसिस जो बाईपास है उसको करेगा, फिर इंफीरियर वेना केवा में जाएगा, फिर राइट एट्रियम में जाएगा, एंड देन टू फोरामेन वेल से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और फिर सारी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है। आफ्टर बर्थ यही सारे जो शंट्स हैं इनमें क्या चेंजेस आते हैं, और अगर चेंजेस नहीं आते तो वो डिसऑर्डर्स डिफेक्ट्स बन जाते हैं, और अगर चेंजेस आते हैं तो वो नॉर्मल एक चीज़ होती है। फोरामेन ओवेल फोसा ओवेलिस में चेंज हो जाएगा, डक्टस आर्टरियोसिस लिगामेंटम आर्टरियोसम में चेंज हो जाएगा, और डक्टस वेनोसिस जो है लिगामेंटम वेनोसम में चेंज हो जाएगा। दिस वाज ऑल फॉर नॉलेज। तो इन सबको मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ मेमोराइज़ करने की ज़रूरत होगी वहाँ मैं ज़ोर दूंगा, जहाँ नहीं वहाँ ज़रूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन ये सारे जो शर्ट्स हैं इनके नाम आप लाजमी याद रखें। सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट ये है कि बच्चा जब पहली ब्रेथ लेता है तो लंग प्रेशर जो है ड्रॉप करता है, और आपके जो लंग्स हैं फंक्शनल हो जाते हैं, और ये इन इन शंट्स का जो फंक्शनल क्लोजर है सून आफ्टर बर्थ हो जाता है। जब बच्चा क्राई करता है उसके लंग्स फंक्शनल हो जाते हैं, लेकिन उनका परमानेंट क्लोजर जो है विद इन टाइम होता है आफ्टर डिलीवरी। मैटरनल में भी कार्डियोवास्कुलर बहुत से चेंजेस होते हैं। जब वो एक प्रेगनेंसी 9 मंथ की उससे गुजर रही है, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। कार्डिक आउटपुट जो है बढ़ जाता है 30 to 50%, हार्ट रेट 10 to 20 बीट्स पर मिनट, ब्लड वॉल्यूम 40 to 50% बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डायग्नोजनल एनीमिया पेशेंट में देखने को मिलता है हमें, और ब्लड प्रेशर में भी जो है इंक्रीज देखने को मिलता है। पहले डिक्रीज होता है और फिर इंक्रीज भी हो जाता है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में, लेकिन जो नॉर्मल पेशेंट्स होते हैं उनमें टर्म जब पूरी होती है तो वो नियर टू नॉर्मल आ जाता है। तो क्या देखने को मिलेगा कि हमें इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, और डिक्रीज सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, वो प्रोजेस्टेरोन की वजह से होता है। और चेंजेस ये देखने को मिलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे, कि जो फीमेल प्रेग्नेंट लेडी का हार्ट है वो लेफ्ट और अप साइड को डिस्प्लेस हो जाता है ड्यू टू द प्रेशर ऑफ इनलार्ज्ड यूट्रस। ठीक है। सॉफ्ट सिस्टोलिक मर्मर देखने को मिलता है। और इसमें क्वेश्चन अक्सर ये आता है कि प्रेग्नेंट लेडी का अगर आपने सीपीआर करना है तो क्या करेंगे। ठीक है, ये हम अपनी सीपीआर एसीएलएस और बीएलएस वाली क्लास में इसको डिटेल से देखेंगे। अदरवाइज यहाँ के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि डिस्प्लेसमेंट होती है फीमेल्स में प्रेगनेंसी में हार्ट की, और नेक्स्ट है जो यूट्रस, लार्ज यूट्रस का प्रेशर है उसकी वजह से पेशेंट के इंफीरियर वेना केवा के ऊपर भी प्रेशर आ सकता है। तो आपने पेशेंट को फ्लैट कभी भी नहीं बिठाना। सुपाइन हाइपोटेंशन बोलते हैं इसको, पेशेंट का बीपी कम हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव इज कार्डिक ट्रियाड्स। ट्रियाड वर्ड यूज होता है 3 सिम्टम्स के लिए। ठीक है। तो बेक्स ट्रियाड जो है कार्डिक टेम्पोनेट में पढ़ते हैं। कार्डिक टेम्पोनेट के अंदर होता क्या है, जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है, या फिर पेरिकार्डियल फ्लूइड बढ़ गया या फिर ब्लड बढ़ गया, तो आपका हार्ट जो है गुब्बारे की तरह हो जाता है और पंप नहीं कर पाता सही से। सो उसमें 3 सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, हाइपोटेंशन, मफल्ड हार्ट साउंड्स, एंड जुगुलर वेन डिस्टेंशन। ठीक है जी। ये 3 सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करें बेक्स ट्रियाड को। और कार्डिक टेम्पोरार्ड में ये सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किया जाता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होता है कंप्रेस कर रहा होता है हार्ट को, दिस इज अ मेडिकल इमरजेंसी, यहाँ पे इंटरवेंशन, अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। विर्चुअस ट्रियाड जो है फिर से 3 सिम्टम्स आएंगे, और ये थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन में बहुत काम आता है। आपका जो पोस्ट सर्जरी पेशेंट होता है, आपका जो कैबिज का पेशेंट है, पोस्ट सर्जरी पेशेंट है, आपका सी सेक्शन, पोस्ट सी सेक्शन, पोस्ट टीकेआर, ये पेशेंट जो है हाई रिस्क पे होते हैं, क्योंकि वेनस स्टेसिस में पेशेंट को रेस्ट भी करना होता है, लेटना भी होता है, उसकी वेन्स के अंदर ब्लड पूल हो रहा होता है लोअर वेन्स में, इसलिए कहा जाता है कि डेड स्टॉकिंग दे, इनकी लेग्स को मूव करवाएं, एक्सरसाइज करें, सॉरी फिजियो करें। एंडोथेलियल इंजरी होती है, जो भी आपके पेशेंट को कहीं पे भी कट लगा है, जो कहीं पे भी सर्जरी उसकी सर्जिकल साइट है, वो एंडोथेलियल इंजरी होती है। हाइपर कोगुलेबिलिटी आपने ऊपर पढ़ा है कि प्रेगनेंसी में भी होती है, और इसके अलावा ओबीज पेशेंट्स में भी होती है, कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिनके अंदर होती है। तो ये 3 सिम्टम्स वेनस केसेस, एंडोथेलियल इंजरी और हाइपर कोगुलेबिलिटी आपने
विच ट्रियाड में हमेशा याद रखनी है, नोट डाउन करें। ये दोनों ही डीवीटी और पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए पेशेंट को जो है लीड करते हैं, हाई रिस्क बनाते हैं पेशेंट को। दोनों ही लाइफ थ्रेटनिंग है, कार्डियोवास्कुलर कंडीशन है। रैपिड असेसमेंट आपकी और इमीडिएट इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। प्रायोरिटी और क्रिटिकल केयर क्वेश्चंस यहाँ से बनाए जाते हैं। सो कीप बोथ दीज ट्रियाड्स इन योर मेमोरी, मेमोराइज ना करें बल्कि इसको अ, आप जो है क्रिटिकली लिख के तो याद करें एक दफ़ा, लेकिन मेमोराइज ना करें, इसको जहन में रखें कि क्या होता है। ठीक है जी, क्योंकि आप मेमोराइजेशन का एग्ज़ाम नहीं है एनक्लेक्स। एनक्लेक्स अप्लाई करने का एग्ज़ाम है। आप अपनी नॉलेज को अप्लाई कैसे करते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास क्वेश्चन एंड डिस्कशंस हैं, क्वेश्चन भी देखते जाएंगे और डिस्कशन भी करते जाएंगे। सो आपने क्वेश्चन को अभी यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करें, क्वेश्चन पढ़ें, उसके ऑप्शंस पढ़ें, क्रिटिकल थिंकिंग करें और कमेंट्स में अपने आंसर बताएं कि हमने सर पॉज करके ये आंसर लिखा था, हमारा 10 आउट ऑफ 10। ठीक है जी। क्वेश्चन पढ़ते हैं। नर्स इज असेसिंग अ पेशेंट विद सस्पेक्टेड मायोकार्डियल इंफार्क्शन इन्वॉल्विंग द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है। Which of the following findings would the nurse most likely expect? Option A: ST elevation in leads 2, 3, and AVF with right ventricular involvement. B: decreased perfusion to the anterior wall and interventricular septum. C: bradycardia due to SA node ischemia only. And D: isolated right atrial dysfunction with jugular vein distension. So stop the video, comment your answers, and then proceed. हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साठा क्वेश्चन आ गया जी। सभी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपके आंसर्स दो भी हो सकते हैं, छः भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, सारे भी हो सकते हैं। असम्पशंस नहीं लगानी, हर एक ऑप्शन को ट्रू और फॉल्स लेके चलना है और इस तरह से प्रोसीड करना है, असम्पशन नहीं करनी। A nurse is preparing to perform 12-lead ECG on a patient in the emergency department. Which of the following actions are correct nursing interventions? So, option A is ensure the patient is lying in a supine, relaxed position. B is apply electrodes directly over thick chest hair without modification. C is instruct the patient to remain still and avoid talking during the procedure. Okay. D is clean the skin with alcohol or abrasive pad before placing electrodes. E is place leads on the torso if the patient has tremors or movement disorder. F for remove all implanted pacemakers before performing ECG. तो यहाँ पे 6 ऑप्शन है, इसमें से आप अज्यूम ना करें, आप लोग अपना नॉलेज अप्लाई करें और देखें कि कौन सा आंसर ट्रू है और कौन सा फॉल है। वीडियो को पॉज करें, अपने आंसर्स कमेंट्स में लिखें और जिसके भी 10 आउट ऑफ 10 आएंगे वो अपना नाम भी मेंशन करें। मैं उसको जो है उसको कमेंट लाइक भी करूँगा और ग्रुप में भी उसको शेयर करूँगा। सो मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास रैशनल है। पहले जो क्वेश्चन था उसका आंसर है जी बी। मैंने आपको बताया था एल सी ए लेफ्ट साइड पे है तो लेफ्ट वेंट्रिकल को परफ्यूज करेगी। ठीक है, मेजर पंपिंग चैम्बर को परफ्यूज करेगी और इसका अगर ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो सबसे लीथल एम आई कोज होता है। ठीक है। सो इसको माइंड में रखना था, आपने अपना नॉलेज अप्लाई करना था। जिसका गलत है वो दोबारा से लेक्चर को सुने। अदर ऑप्शन क्यों होंगे, इंफीरियर एम आई राइट कोरोनरी आर्टरी है। ठीक है। ऐसे नोड इज नॉट एक्सक्लूसिवली सप्लाइड बाय एल सी ए, आर सी ए की वजह से सप्लाई होती है ऐसे नोड की। डी है नॉट अ नॉन एनाटॉमिकल पैटर्न ऑफ कोरोनरी परफ्यूजन। ठीक है जी। एनक्लेक्स की टीम यहाँ पे क्या है, एल ई डी लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग लीड्स टू बिग डेंजर जोन। ठीक है जी। इंटीरियर वॉल एम आई विडो मेकर, आपको याद हो तो बहुत ही खतरनाक एम आई। मूविंग नेक्स्ट, हमारे पास साटा का आंसर है ए सी डी एंड ई। होप्स हो कि आप सबका या जो है 10 आउट ऑफ 10 सही जवाब आया होगा। तो इसका रेशनल ये है, सुपाइन पोजीशन रिड्यूसेस आर्टिफैक्ट एंड इम्प्रूव्स एक्यूरेसी। ठीक है। सी इज मूवमेंट इन स्पीच कॉजेज ईसीजी डिस्टॉर्शन। डी, अच्छा आपका पेशेंट अगर सुपाइन में लेटा हाई फॉलोअर में है या फिर वो लेफ्ट लेटरल है, इस तरह से लेटा हो तो आप ईसीजी नहीं ले पाएंगे। अगर वो बोल रहा है, मूव कर रहा है, उसमें भी ईसीजी में डिस्टॉर्शन आएगी। डी क्या है, ये स्किन को प्रिपेयर करना है आपने, इलेक्ट्रोड्स की प्लेसमेंट को अच्छे से लगाना है ताकि सिग्नल क्वालिटी अच्छी हो। अगर आपके पेशेंट के ट्रेमर्स हैं, अगर एक पेशेंट की टांग ही नहीं है तो आप उसका इलेक्ट्रोड कहाँ लगाएंगे, ऑब्वियसली उसके टॉर्सो पे लगाएंगे। ठीक है। और अगर वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहे हैं फिर भी आप टॉर्सो को यूज़ कर सकते हैं। बी है हेयर मस्ट बी शेव्ड और ट्रिम्ड फॉर प्रॉपर इलेक्ट्रोड कॉन्टैक्ट। यस, अगर आपके पेशेंट कंसेंट देता है तो आप हेयर्स को रिमूव करें।
ठीक है, अदरवाइज उस जगह को चूज़ करें जहाँ हेयर कम है। पेसमेकर्स आर नॉट रिमूव्ड, कभी भी नहीं जी। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाएगी पेशेंट के लिए तो आपको ईसीजी ज़रूर करनी है, लेकिन पेसमेकर नहीं हटानी। ईसीजी की एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करती है? स्टिलनेस, स्किन preparation एंड करेक्ट इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट पे। सो ऑलवेज थिंक क्लीन, काम एंड करेक्ट प्लेसमेंट, राइट? So this was all for today. Thank you so much for attending the class. बीच में अगर कोई डिस्टॉर्शन हो, अगर आपको किसी चीज़ में और इम्प्रूवमेंट चाहिए हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। लेक्चर की अगर आपके क्वेश्चन लास्ट में गलत होते हैं तो आप दोबारा लेक्चर पूछ लें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी बेहतर हो। सो अपने दोस्तों के साथ, नर्सिंग स्टूडेंट्स के साथ और जो इंटर्नशिप कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें ताकि उनका नेक्स्ट जो मूव हो वो एनक्लेक्स की तरफ हो और उन कंट्रीज़ की तरफ हो जहाँ पर उनको एक अच्छी पे, एक अच्छा उनके उनके प्रोफेशन की रिस्पेक्ट की जाए और वो जो है मज़ीद से मज़ीद अपनी जो नर्सिंग करियर है उसमें एडवांसमेंट लाते हैं। ओके, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। इजाज़त दीजिए साज एंड क्लर्क्स अकेडमी से आकाश मुश्ताक को। और साज एंड क्लर्क्स को ज्वाइन करने के लिए आप लोग अबाउट में लिंक दिया गया है साज एंड क्लर्क्स अकेडमी के व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इनरोल होना चाहते हैं क्लासेस में तो डीएम कर सकते हैं। और ये क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाई जा रही है, तो इसको शेयर भी करें और अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।